नाज़रीन, कुदरत का हर हिस्सा मुनफरिद और कीमती खजाना है। इस जमीन पर पाए जाने वाले तमाम जानवर, चरिंद, परिंद इस जमीन की बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं, जो कि इसको खूबसूरत बनाते हैं। और लेकिन अगर हम तारीख की बात करें तो बहुत से जानवर ऐसे थे जो कि इस जमीन का हिस्सा थे, यहाँ पे पाए जाते थे। सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पौधे भी, ऐसे परिंदे भी जो कि इस जमीन पर पाए जाते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर पाए नहीं जाते। इसको हम ये कह सकते हैं कि वो जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इस कुर्रा अर्ज से मिट चुके हैं। नाज़रीन, अगर बात करें सबसे मशहूर एक्सटिंक्ट जानवरों में डायनासोर्स हैं, जो लाखों साल पहले ज़मीन पर हुक्मरानी करते थे। इनकी भारी जिसामत और ताकतवर वजूद ने ज़मीन को बदल दिया था, मगर ये अजीम मखलूक एक दिन अचानक मादूम हो गई। इनका राज आज भी साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा है। डायनासोर्स के बाद ज़मीन पर नए जानवरों की इकसाम ने जन्म लिया। ये तब्दीलियाँ कुदरत के एक हिस्सा हैं, लेकिन कुछ जानवरों को माहौलियाती तब्दीलियां, शिकार और दीगर इंसानी अवामिल की वजह से मादूमियत का सामना करना पड़ा। एक मिसाल डोडो परिंदे की है। ये एक ऐसा परिंदा था जो अपनी उड़ने की सलाहियत से महरूम था। जब इंसान ने इसे दरियाफ्त किया तो इन्होंने इसका शिकार करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये परिंदा एक्सटिंक्ट होता गया और 1681 में आखिरी बार इसका मुशाहिदा किया गया। मेखी मक्खी का मास्टर, जो कभी लाखों की तादाद में उड़ता था, 1914 में एक्सटिंक्ट हुआ। इंसानी शिकार और जंगलात की कटाई ने इस परिंदे को गैर महफूज बना दिया। इसकी आखिरी फर्द 1914 में मर गई। साइबर टूथ टाइगर और नेगलाई कैट जैसे जानवरों की इकसाम ने लाखों साल तक जमीन पर हुक्मरानी की। इनका वजूद एक अजीम सेलेबल की तरह था, लेकिन माहौल की तब्दीली, शिकार और इंसान की बढ़ती हुई सरगर्मियों ने इसको मादूम कर दिया। नाज़रीन, आजकल एक्सटिंक्शन की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये इसके सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है ये इंसानी एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। जैसा कि सोसाइटीज़ के लिए, अगर हम सोसाइटीज़ की बात ना भी करें, जंगलों की जो कटाई है उसकी वजह से जानवरों के लिए हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, उनके लिए रहने की जगह ख़त्म हो रही है। और अगर सिर्फ जानवर ही नहीं, परिंदों के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हर जो जंगलात में रहने वाले जानवर हैं, जब जंगलात ही नहीं रहेंगे तो उनका घर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से माहौलियाती आलूदगी है, उसमें उसकी वजह से किस तरह से परिंदों की ज़िंदगी पर और इस अर्थ पे रहने वाले जो जानवर हैं, परिंदे हैं या फिर चरिंद हैं, उनके लिए, इंसेक्ट्स भी हैं, अगर उनके लिए बहुत ज़्यादा माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से उनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है। अगर देखा जाए, पांडा की ही बात कर ली जाए तो इस वक्त सिर्फ चाइना है जहाँ पे पांडा पाया जाता है और चाइना ने उसको प्रिजर्व रखने के लिए नए नए म्यूजियम्स बनाए हैं, उनके लिए नए नए हैबिटेट्स बनाए हैं जहाँ पे पांडास की प्रिजर्वेशन की जा रही है। नज़र, एक ज़माना था जब डायर वुल्फ, जो कि एक ताकतवर शिकारी जानवर समझा जाता था, शुमाली अमेरिका की सरसब्ज वादियों में आज़ादाना घूमता था, मगर आज इस अजीम जानवर का नाम सिर्फ तारीख के सफ़हात में बाकी रह गया है। लेकिन अब इसकी वापसी का एक हैरत अंगेज कोशिश की जा रही है। डलास टेक्सास की कोलोसल बायोसाइंस कंपनी ने एक तारीखी कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने एक्सटिंक्ट हो चुके डायर वुल्फ को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है। जदीद जेनेटिक टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग और जीन एडिटिंग के जरिए साइंसदानों ने 3 डायर वुल्फ के बच्चों को पैदा किया, जिनकी शक्ल सूरत माजी के डायर वुल्फ से मिलती जुलती है। डायर वुल्फ एनोसियन डायरस वो जानवर था जिसने शुमाली अमेरिका में एक ताकतवर शिकारी के तौर पर हुक्मरानी की। इस जानवर का जिक्र हॉलीवुड की मशहूर टीवी सीरीज गेम ऑफ द थ्रोन्स में भी किया गया है, जहां इसको एक खौफनाक कैनन की हैसियत से दिखाया गया है। लेकिन ये जानवर आज से तकरीबन 12,500 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था। कोलोसल बायोसाइंसेस के साइंसदानों ने 13,000 साल पुराने डायर वुल्फ के दांत और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए हासिल किया। इस डीएनए की मदद से उन्होंने डायर वुल्फ के जेनेटिक कोडिंग को दोबारा तरतीब दिया और इसकी जेनेटिक खसूसियात को जानवरों की जीनोम में मुंतकिल किया। कोलोसल बायोसाइंसेस के माहिरीन ने ग्रे वुल्फ की जीनियाती मवाद में 14 जीन्स में से 20 तब्दीलियां की, जिसके बाद
इनमें से सबसे बेहतरीन सेल्स को मुंतखब करके इन्हें घरेलू कुत्ते यानी कि डोमेस्टिक डॉग्स के अंडों में मुंतकिल कर दिया। ये टेक्निक एक पेचीदा और जदीद तरीका कार है जिसके जरिए इन डीएनए को क्लोन किया गया। ये मेहनत आखिरकार रंग लाई। 11 अक्टूबर 2024 को 2 मर्द यानी कि मेल डायरवुल्फ के बच्चे पैदा हुए और 30 जनवरी 2025 को एक मादा बच्चा पैदा हुआ। ये एक तारीखी कामयाबी थी जिसके जरिए साइंसदानों ने ना सिर्फ माजी के जानवरों को वापसी की राह हमवार की, बल्कि ये नई टेक्नोलॉजी दीगर एक्सटिंक्ट स्पीशीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुस्बत साबित हो सकती है। कोलोसल बायोसाइंसेस की ये कामयाबी सिर्फ डायरवुल्फ तक महदूद नहीं, कंपनी ने मैमोथ, डोडो और तमसानी टाइगर जैसे मादूम जानवरों की वापसी के लिए भी अपनी तहकीक जारी रखी है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद ना सिर्फ मादूम जानवरों की वापसी है, बल्कि ये दीगर मादूम होने वाले जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक उम्मीद है। नाज़रीन, माहिरीन का ये कहना है कि ये महज एक इब्तदाई कदम है जो कि डायरवुल्फ की शक्ल में सामने आया है। अगर हम इसको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एडवांस करके यूज़ करें तो बहुत सी ऐसी जो कि हिस्ट्री में स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो कि इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं फॉसिल्स के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और इसी तरह से उनको जेनेटिकली उनके क्लोन प्रिपेयर करके उनको हम दोबारा रेजरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको हम दोबारा वापस ला सकते हैं। और बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ जो इस वक्त इंडेंजर्ड हैं, यानी कि वो एक्सटिंक्शन के दहाने पर खड़ी हैं, मादूम होने के दहाने पर खड़ी हैं, उनको भी बचाया जा सकता है। और इसी तरह से जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको हम लोग महफूज बना सकते हैं।